नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की तरफ चलिए रुख कर लेते हैं। बताते चला आपको, खूबसूरती और प्राकृतिक संपदा को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साहसिक खेलों और इको टूरिज्म को राज्य की प्रमुख प्राथमिकता बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से ये क्षेत्र न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि इससे स्थायी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। इस दिशा में उत्तराखंड लगातार कदम बढ़ा रहा है और जल्द ही ये राज्य साहसिक खेलों और हरित पर्यटन का एक बेहतरीन केंद्र बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से हमारे राज्य को साहसिक खेलों और इको टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसमें अनेक साहसिक खेल हैं और इस बार मैं आपको बताऊं कि जहां हमने हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में हमारे टिहरी में और शिवपुरी में और शारदा और काली नदी जो हमारी भारत नेपाल की सीमा बनाती है, एक बड़ा स्थान है। आप सब लोगों में से अगर किसी ने वहां कभी सेवा की हो तो जानते होंगे कि वो काली नदी ही जो है भारत और नेपाल की सीमा को निर्धारित करती है। क्योंकि सीमा के इस पार भारत और उस पार नेपाल। तो पहली बार एक रिकॉर्ड बना उस नदी पर रात में रिवर राफ्टिंग की, 38वें राष्ट्रीय खेलों की रिवर राफ्टिंग। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय सेना के साहस और पराक्रम को सलाम करने के लिए रामनगर में एक विशाल तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में न केवल स्थानीय लोग बल्कि मुस्लिम समुदाय के बच्चे और युवा भी देशभक्ति के नारे लगाते हुए शामिल हुए, जो इस बात का संदेश है कि देशभक्ति किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की सीमाओं में नहीं बंधती। विधायक देवांश सिंह बिष्ट ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से उस रणनीति की तारीफ की जिसने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। ये यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और भारतीय सेना हर चुनौती का डट कर के मुकाबला करने को तैयार है। जब धीरे धीरे तिरंगा यात्रा निकलेगी, जो लोगों के अंदर भाव है, जो उत्साह है, वो जब रैली निकलेगी तो सब पता चल जाएगा कि क्या कितने लोगों को उसके प्रति लगाव है। तो वो तो देखने की चीज़ है। लेकिन देखा जाए जो संख्या बल है वो तो आप भी मानते हैं कि पार्टी के लोग अधिकतर पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं, ये गलत है ना। आप पत्रकार बंधु हो, सरकार ने भी कहा है ये पार्टी का नहीं, हमारा कोई झंडा नहीं है, हमारा कोई बिल्ला नहीं है, हमारा कोई पट्टा नहीं है। ये जो अब ठीक है हम सत्ता में हैं, सरकार कर रही है तो व्यवस्था हम लोगों ने करी है, तो उसमें सभी लोग हैं। उसमें हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, हमारी जो संस्थाएं हैं, इसमें सभी हैं। इसमें मदरसे के लोग भी हैं, इसमें हमारे जो इंटर कॉलेज के हैं और हमारे महाविद्यालय के बच्चे जो हैं, ये सब के जो अंदर जो उत्साह है, अभी धीरे धीरे ये कारवां बढ़ेगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ द्वारा आयोजित तीसरे पर्वतारोहण अभियान शौर्य को हरी झंडी दिखाई। शौर्य नाम से शुरू हुआ ये अभियान न सिर्फ साहस और संकल्प का प्रतीक है, बल्कि आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ की भूमिका को भी देश भर में नए स्तर पर ले जाने की एक कोशिश है। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर एनडीआरएफ के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड जैसी भौगोलिक संवेदनशीलता वाले राज्य के लिए ऐसे अभियान न सिर्फ युवाओं को प्रेरित करते हैं, बल्कि राहत और बचाव कार्यों में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ के अधिकारी, पर्वतारोहण टीम और कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो वही पौड़ी नगर में लंबे समय से जारी जल संकट को देखते हुए अब सरकार ने एक और बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने जनपद भ्रमण के दौरान पौड़ी की जनता को राहत देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने साफ कहा कि नानघाट पंपिंग योजना से फिलहाल पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
ऐसे में पर्यटन गतिविधियों और शहर की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर से एक नई लिफ्टिंग योजना तैयार की जाएगी। इस योजना के तहत श्रीनगर से पानी लिफ्ट कर पौड़ी तक लाया जाएगा ताकि लोगों को जल संकट से छुटकारा मिल सके। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द डीपीआर तैयार कर उनके समक्ष प्रस्तुत करें ताकि योजना पर अमल शुरू हो सके। देखिए, पौड़ी नगर के लिए हम लोगों ने पहले जो है नान घाट योजना दी थी, फिर हम लोगों ने जो है खंड से यहाँ पानी लाए थे। आपने देखा होगा टिटला खंड से यहाँ पानी आया, और फिर अभी श्रीनगर से भी लिफ्ट कराया। लेकिन अब चूँकि हमारा पौड़ी जो है मुख्यालय है, यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियाँ भी बहुत हो रही हैं, यहाँ लोग भी बहुत आते हैं। अब आज ही मैंने निर्देश दिया है जल निगम के अधिशासी अभियंता को कि श्रीनगर से एक दूसरी नई लिफ्टिंग योजना की यहाँ पे जो है डीपीआर तैयार की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी में भविष्य में पानी, देखिए पौड़ी नगर के लिए। तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उत्तराखंड के तिलक भवन विकास नगर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष अभिनव ठाकुर ने किया। संचालन वे करते हुए नजर आए प्रदेश सचिव विकास शर्मा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजेंद्र वालिया ने राजीव गांधी को मजबूत भारत की सोच रखने वाला नेता बताया। वहीं विपुल जैन ने शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उनके कामों को याद करते हुए कहा कि हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। कांग्रेस सेवा दल के प्रवक्ता भास्कर चुग ने संचार क्रांति और रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि राजीव गांधी का नेतृत्व भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले गया। कार्यक्रम में कौशल किशोर, गौतम, नीरज रोहिल्ला, केवल राम आजाद, भारत कालरा, राजीव शर्मा, संदीप भटनागर, विनय कुमार जायसवाल समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजीव गांधी की सोच थी एक युवा, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत, और आज भी कांग्रेस पार्टी उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों पर चलने का संकल्प दोहराती है। उत्तराखंड दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम सुझाव सामने रखे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी ने आयोग से मांग की है कि उत्तराखंड की ग्रीन बोनस का लाभ मिलना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे देश के अन्य पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील राज्यों को मिलता है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सोलर एनर्जी और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की बात कही। वहीं राज्य के विशेष राज्य का दर्जा देकर एक स्थायी आर्थिक पैकेज देने का भी आग्रह किया गया। कांग्रेस का कहना है कि पहाड़ी और सीमावर्ती राज्य होने के कारण उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों को केंद्र सरकार और आयोग को गंभीरता से समझना होगा, तभी राज्य के आर्थिक विकास दर को संतुलित किया जा सकेगा। देखिए, बहुत सारे सुझाव दिए। हमने अपने बोनस की बात की है। ग्रीन बोनस का मामला जो हमारे सांसद प्रदीप टम्टा ने लोकसभा में उठाया था, उस विषय को भी हमने रखा। हमने कहा कि 7 सिस्टर्स की तर्ज पर उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने विकास की बदौलत, विकास की कीमत पे जो है अपने जंगलों को बचाते हैं। हमारे यहाँ अच्छी रोडें नहीं बन पाती, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बन पाते, बहुत सारी दिक्कतें हमारे यहाँ का नागरिक झेलता है। तो उत्तराखंड को उसके बदले ग्रीन जो ऑक्सीजन बचाते हैं उसके बदले हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए विषय है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसमें हमने मांग किया। हमने विशेष पैकेज की मांग की है इंडस्ट्रीज़ के लिए। हमने मांग की अपने सोलर प्रोजेक्ट्स और जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसके लिए हमने डिमांड्स की हैं। और हमारे स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ऐसे डेवलप कि हमारी अपनी आमदनी हो सके, स्टेट अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उस तरीके के सुझाव कांग्रेस। तो अल्मोड़ा जिला योजना की बैठक उस वक्त विवादों में आ गई जब कांग्रेस विधायकों ने बैठक में वॉकआउट कर दिया। बैठक में मौजूद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जैसे ही चर्चा शुरू होने लगी, कांग्रेस विधायकों ने योजनाओं के चयन और वितरण को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। विधायकों का आरोप था कि न केवल उनके क्षेत्रों की योजनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, बल्कि जिलाधिकारी का व्यवहार भी लगातार अपमानजनक और पक्षपाती रहा है। यही नहीं, उन्होंने परिव्यय यानी बजटीय आवंटन में भी भेदभाव का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायकों ने यह भी कहा कि ये एक गंभीर और खतरनाक परंपरा बनती जा रही है जहां जनप्रतिनिधियों की बात तक नहीं सुनी जा रही। बैठक का बहिष्कार करते हुए उन्होंने सरकार और प्रशासन दोनों पर पक्षपात का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि इस रवैये के खिलाफ वे आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि ये जो जिला नियोजन समिति की या जिला योजना की बैठक होती है, इसमें पूरे जिले का परिव्यय तय होता है। ये बड़े दुख का विषय है कि पूरे उत्तराखंड में 12 जिलों में कहीं भी परिव्यय जो हर वर्ष 10% की वृद्धि होती थी नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ चंपावत को छोड़ के। और उसके साथ साथ हमारा ये कहना है, क्योंकि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, जब पहली बार विधायक के रूप में गया था तो हमेशा हमें 3 दिन पहले पूरी बुकलेट दे दी जाती थी कि कितना परिव्यय तय है, और उसमें हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते थे कि विभागवार कितना पैसा दिया गया है, योजना में दिया गया है, लेकिन हमें बुकलेट भी नहीं दी गई है और इसी तरह से हुआ। तो इस बात को लेकर हमारा आक्रोश व्यक्त था। हम विपक्ष के विधायक हैं, हम कोई भी चिट्ठियां देते हैं, कोई भी देते हैं, कोई अफसर उन चिट्ठियों का जवाब नहीं देता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिला योजना की जो बैठक होती है, ये जिले वाइज जिले में किस तरीके की योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए और किस तरीके से विकास की बात को रखा जाए, लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है। बुकलेट होनी चाहिए, बुकलेट में ये रहनी चाहिए कौन से विधायक के कौन से क्षेत्र के काम है, वो बुकलेट में। आज 5 साल हो गए, बुकलेट की कोई बात ही नहीं करता। बाद में ये अपने लोगों को जो है काम। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है, तो सूचना के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई जनता को अपनी सरकार से जवाब मांगने का अधिकार देता है, लेकिन रामनगर में इस अधिकार का इस्तेमाल करना लोगों के लिए बोझ बनता जा रहा है। वजह, डाकघर में 10 और 20 रुपए के पोस्टल ऑर्डर ही नहीं मिल रहे। आरटीआई लगाने के लिए जरूरी ये पोस्टल ऑर्डर लंबे समय से उपलब्ध नहीं है और अब लोगों को मजबूरी में 50 रुपए के पोस्टल ऑर्डर खरीदने पड़ रहे हैं। यानी महज 10 रुपए की जानकारी मांगने के लिए जनता को 5 गुना ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। डाकघर के पोस्ट मास्टर JS गंगौला का कहना है कि अप्रैल में हल्द्वानी से कुछ पोस्टल ऑर्डर मंगवाए गए थे जो खत्म हो चुके हैं। उन्होंने माना कि हल्द्वानी डाकघर में भी ये समस्या बनी हुई है, लेकिन दावा किया कि जल्द ही पोस्टल ऑर्डर फिर से उपलब्ध कराए जाएंगे। सवाल ये कि जब आरटीआई आम आदमी का संवैधानिक अधिकार है तो इस तरह की अव्यवस्था क्यों, और कब तक सिस्टम की लापरवाही जनता की जेब पर भारी पड़ती रहेगी। सरकार एक और डिजिटल व्यवस्था लागू कर रही है। देखा जाए तो सरकार की तरफ से डिजिटल व्यवस्थाओं पर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस नई व्यवस्था ने जमीनी स्तर पर काम कर रहे राशन डीलरों को नाराज कर दिया है। बुधवार को रामनगर के नगर और ग्रामीण क्षेत्र के राशन डीलरों ने ई-पोस मशीन और राशन वितरण की ठेकेदारी व्यवस्था के खिलाफ जमकर के प्रदर्शन किया। डीलरों का आरोप है RFC गोदाम से उन्हें कट्टों में कम राशन दिया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों तक सही मात्रा में राशन पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही कोरोना काल में वितरण किए गए राशन का 7 महीनों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। डीलरों की मांग है कि गोदाम में कांटा लगाकर राशन तौल कर दिया जाए और आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर उन्हें भी उचित मानदेय दिया जाए। हम राशन डीलरों का हमेशा से सरकार का सौतोले व्यवहार रहा है। हमारे को हमेशा दोहरी नीति हमारे साथ चली गई है। आज स्थिति यह है कि राशन डीलर के बिल्कुल गले में फंदा डाल दिया गया है और सबसे बड़ा कारण यह है कि हमसे हमारे जो दुकानों पे पहले तो ठेकेदारी प्रथा द्वारा राशन दिया जाता था। कहा गया कि उसमें हमें राशन तोल कर मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो हमें राशन मिलता था, जब हम खुद यहाँ पर से राशन उठाते थे तो हमें फिर भी हम संतुष्ट हो जाते थे कि लगभग लड़ झगड़ के यहाँ पे ले लेते थे। लेकिन आज ठेकेदार बीच में होने के कारण हमारा जो राशन है वो हमें लगभग 1/3 मिल पाता है। मतलब जिस कट्टे में 50 किलो होना चाहिए उसमें 45 किलो, 44 किलो, 40 किलो तक राशन होता है। तो इस स्थिति में हम कैसे राशन बांट पाएंगे? और सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार आज हमारी दुकानों पर ये ई-पोस मशीनें कांटे के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, जो कि हम किस प्रकार उसे कर पाएंगे। इनकी देखिए 2-3 मांगे हैं। एक तो कोरोना काल का जो इनको लाभांश है वो नहीं मिला है 6-7 महीने का, और दूसरा मानदेय की मांग कर रहे हैं, और तीसरा जो है ये हमें तोल कर दिया जाए करे गोदाम से। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं तोल के देने का, और बाकी मानदेय के लिए हम राशन डीलरों का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड मौसम विभाग की चेतावनी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। मंगलवार को अल्मोड़ा में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और कुछ ही मिनटों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। जहां एक ओर शहरवासी इस अचानक बदले मौसम से हैरान दिखे, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बरसात
किसी राहत से कम नहीं रही। खेतों को मिली नमी ने फसलों को संजीवनी दी है और किसानों के चेहरों पर संतोष की मुस्कान नजर आई। तेज हवाओं के साथ गिरे ओले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों जैसे दिखे और पूरे इलाके में कुछ ही देर के लिए दृश्यता भी प्रभावित रही। गर्मी के इस तेज प्रकोप में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना अब हर किसी की जिम्मेदारी बन गई है। ठंडे तरल पदार्थों के साथ साथ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की सलाह है कि धूप में जाने से बचें और पानी खूब पिए ताकि हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों से बचा जा सके। सावधानी ही इस मौसम में सबसे बड़ा बचाव है। आइए हम सब मिलकर इस भीषण गर्मी का सामना करें और खुद को सुरक्षित रखें। गर्मी बढ़ रही है और अभी देखिए सुबह का ही टाइम हो रहा है, 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं और अभी इतना टेम्परेचर हो रहा है लगभग 38 से 39 के आसपास। तो आगे दोपहर तक ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अभी फ़िलहाल आम व्यक्ति को कोई राहत महसूस नहीं है। पिछले वर्ष से इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, जबकि अभी मई चल रहा है, आगे जून भी है, जुलाई भी है। पड़ रही है तो इसके बचने के तरीके ये हैं कि बहुत तेज़ धूप में जाने अवॉइड करें, सूती और खुले कपड़े पहनें, पानी का सेवन अच्छी मात्रा में पिए, नींबू पानी, नारियल पानी, ORS का पानी और छतरी लेके बाहर जाएं। जब भी बाहर अगर बहुत ज़रूरी है और बाहर जाने का ज़रूरत है तो छतरी लेके ज़रूर जाएं। इसके साथ फलों का सेवन अच्छे से करें, खरबूजा। तो वहीं हल्द्वानी के वन भूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस और प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में एक संयुक्त अभियान चलाकर सस्ते होटलों और मुसाफिर खानों की सघन जांच कराई गई। इस कार्रवाई का मकसद शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना और संदिग्ध लोगों की पहचान कर उसकी गतिविधियों पर नजर रखना है। पुलिस ने साफ कहा है कि बिना सत्यापन के रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आज लाइन नंबर 8 बनबुलपुरा में पुलिस द्वारा एक सत्यापन अभियान चलाया गया है, जिसमें कि PSC SSB की एक प्लाटून भी शामिल थी और इसमें कोतवाली, हल्द्वानी और बनबुलपुरा थाने की भी पुलिस थी। हमने इसमें लाइन नंबर 8 में सभी किराएदारों का भौतिक रूप से सत्यापन किया है। कुछ ID हमें पश्चिम बंगाल की भी मिली है, उन्हें हमने थाने में बुला के उनको वेरीफाई करेंगे। साथ ही हमने होटल और मुसाफिर खाने भी चेक किए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव और उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनकी ID वाईडी भी चेक की जाए। हाँ, जैसे मैंने बताया, कुछ पश्चिम बंगाल की ID वाले लोग यहाँ काम पे आए हुए हैं, कुछ मुसाफिर खाने में भी लोग 15-15, 20-20 दिन से रह रहे हैं। तो वो किस कारण रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको थाने बुलाया है। उस आधार पर उन पूछताछ करने के बाद अगर क्या आज लाइन नंबर 8 बनबुलपुरा में पुलिस द्वारा एक सत्यापन। तो गर्मी के साथ शुरू हुआ फायर सीजन वन विभाग के लिए हर साल की तरह इस बार भी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। रामनगर वन प्रभाग के DFO शिवी जोशी और वन क्षेत्राधिकारी बची सिंह बजेठा के नेतृत्व में वन कर्मियों ने झिमार से पैसिया मोटर मार्ग के किनारे जमा हुआ सूखे पिरूल को हटाकर जंगल की सफाई का काम पूरा किया है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को वनाग्नि से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया है। गर्मी बढ़ने की वजह से हमारे प्रभागीय वनाधिकारी महोदया रामनगर अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर द्वारा निर्देशित किया गया है कि समय समय पर गोष्ठियाँ, पिरूल सफाई एवं मोटर मार्ग एवं पैदल पट्टियों के आसपास सफाई कार्य करते रहें। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा झिमार से पैसिया तक पैदल रोड के दोनों ओर पिरूल सफाई। गर्मी बढ़ने की विज्ञान ने मानवता को कोई चमत्कार दिखाए तो कभी उस चमत्कार को लेकर के कई सारे यहाँ पर उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिले और इसके योगदान से ही हम चांद तक भी पहुंच पाए हैं। ये भी सच है जो कभी असंभव सा लगता था। आज विज्ञान के बिना विकास ही की कोई भी कल्पना हम कर ही नहीं सकते थे, लेकिन इसने हमें समय समय पर खतरे में भी डाला है। कोरोना वायरस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने 2019 से 2020 में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस महामारी ने लाखों लोगों की जानें ली और दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया। अब एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने डर का आलम खड़ा कर दिया है। जानिए क्यों, इस रिपोर्ट में।
शहर की गलियों में फिर से डर का सन्नाटा पसर रहा है। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें और लोगों की आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी हैं। लोगों का सोचना था कि कोरोना अब इतिहास बन चुका है, लेकिन अब लगता है कि वो खतरा फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरअसल भारत में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से देश में चिंता बढ़ गई है। कोरोना एक बार फिर भारत में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, बिना मास्क दिखना अब हो सकता है खतरनाक। नई लहर, नया वेरिएंट, सतर्क रहना जरूरी। कमजोर इम्यूनिटी वालों को ज्यादा खतरा। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां कुछ समय पहले तक लोग बिना मास्क के सड़कों पर बगैर डरे घूमते नजर आ रहे थे, वहीं अब फिर से सावधानी बरतने की जरूरत महसूस हो रही है। कोरोना की यह नई लहर पहले जैसी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया है, क्योंकि वायरस के नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं जो ज्यादा तेजी से फैलते हैं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जल्दी अपनी चपेट में ले सकते हैं। मुंबई में पिछले 3 महीने कोविड-19 के कई मामले सामने आ चुके हैं और अब मुंबई के KEM अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इन दोनों मरीजों की मौतें कोविड-19 से नहीं, बल्कि उनकी पहले से मौजूद गंभीर बीमारियों, कैंसर और किडनी फेलियर की वजह से हुई है। लेकिन फिर भी आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। यहाँ कोविड का LF7 और NB1.8 नाम के वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। ये दोनों वेरिएंट मिलकर यहाँ अनुमानित संख्या 14,200, जो लगभग 2/3 मामलों के लिए जिम्मेदार है। एशिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ते देख भारत में भी खलबली मची हुई है। देश में कहां कितने केस हुए दर्ज? देश में सबसे ज्यादा केस केरल में दर्ज हुए हैं, वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तमिलनाडु में 34 मामले सामने आए हैं, कर्नाटक में 8 नए मामले, जबकि गुजरात में 6 और दिल्ली में 3 केस दर्ज हुए हैं। हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम में एक नया मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केरल में एक्टिव केस 95 है। किन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें? हल्का बुखार या गले में खराश, नाक बंद हो जाना या बहना, सिर दर्द और बदन में दर्द, थकान महसूस होना, सूखी खांसी या सांस लेने में तकलीफ होना। सावधानी जो आपको कोरोना से बचा सकती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों और परिवहन में मास्क जरूर लगाएं। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना संक्रमण से बचा सकता है। शादियों या अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों से फिलहाल बचने की कोशिश करें। बूस्टर डोज लेना ना भूलें, खासकर अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या पहले से कोई बीमारी है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं और इसके लिए अच्छी नींद, पौष्टिक आहार और योग को दिनचर्या में शामिल करें। कोरोना वायरस ने हमें पहले भी बहुत कुछ सिखाया था, जैसे सहनशीलता, संयम और सतर्कता की अहमियत। आज फिर वही समय लौटकर वापस आने लगा है, इसलिए हमें जिम्मेदारी से अपने और दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी हो गया है। वायरस का खतरा भले ही कुछ कम दिखे, लेकिन यह अब भी हमारे बीच मौजूद है और नए वेरिएंट्स के रूप में फैल रहा है। इसलिए जरूरत है कि हम फिर से मास्क पहने, भीड़ भाड़ से बचें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।